नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ करें, चलिए आपको सुनाते हैं। वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, ट्रस्टी क्राफ्ट रूट्स श्रीमती अनारबेन पटेल जी, अवनीश अवस्थी जी, मान्य कुलपतिगण और देश भर से आए हुए हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने एक परंपरा को और एक विरासत को सजाया है, संवारा है, ऐसे सभी हमारे हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों, कारीगरों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए, जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सके, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे। उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी, उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन में ही मैंने
उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पे चर्चा होने लग गई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में तो अभी लखनऊ से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम सीएम आवास पहुंचेगी। ईडी की टीम जोनल ऑफिस से थोड़ी देर में कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंचेगी। टीम में संभवतः दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल होंगे। वहीं विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ईडी ऑफिस को लेकर मुख्यमंत्री के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो सीएम हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम जो है कुछ ही देर में उनके आवास पर पहुंचेगी और इसके बाद जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़े किए गए हैं और तकरीबन 900 जवानों को जो है सीएम आवास के बाहर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक सामने ना आए। और थोड़ी देर में जो है सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुंचेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी है, क्या जानकारी है? देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी का सवालों का सामना होना है और आज पूरे राजधानी से लेकर के पूरे राज्य में आदिवासी समुदाय यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी रोष है। और आप देख सकते हैं कि पूरे मुख्यमंत्री आवास के बाहर काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। अभी ईडी टीम कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। इसके पहले जो कैबिनेट मंत्री है बन्ना गुप्ता वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे और इरफान अंसारी ये तमाम ऐसे विधायक हैं जो अभी मुख्यमंत्री आवास के अंदर खड़े हैं। तो कार्यकर्ता को रोष काफी जोर है, वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि काफी रोष है इन लोगों में। इनको कहना है कि ये छोटी समझी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, सरकार तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसी तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी इस काफी गर्मागर्मी माहौल है, कड़ी सुरक्षा के पाबंद किए गए हैं। इसी तमाम चीजों को लेकर के भी पूरे राज्य है वो आक्रोश के रूप में खड़ा हुआ देखा जा रहा है। जी, इतने बड़े स्तर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनाती की गई है और क्या किन किन चीजों से इस दौरान जो है डर है? सीएम आवास को चारों तरफ से जो है कवर किया गया है। देखिए, कल इस ईडी के समन को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं ने ही अपना वो समय और तारीख दोनों निर्धारित की थी। लेकिन इसके लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी ने पूरे राज्य के एसपी और उपायुक्तों से कहा था कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखनी है, यानी किसी प्रकार के कोई भी गलतियां या कोताही बरती नहीं जाएगी। इसलिए कि तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सीपीएससी स्वयं मोर्चा को संभाले हुए एसएसपी स्वयं मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के जो मुठभेड़ है, रोष होना है, इसको लेकर के काफी तनाव में हैं लोग और पूरी बड़ी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीजों का भी ये सारी कार्यकर्ता अभी ईडी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सवालों का जवाब दे, उनका क्या निर्णय होता है ईडी को लेकर के उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जब तक ईडी उनसे जब तक सीएम आवास से पूछ करके बाहर नहीं चली जाती है तब तक हम ये बाहर में सीएम आवास के बाहर हम खड़े रहेंगे। जी अजय, क्या लगता है इस बार जो है उनके बयान दर्ज हो पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी 6-7 बार जो है उनको समन भेजा गया था ईडी की ओर से, लेकिन वो हाजिर नहीं हो पाए थे। हालांकि अब जो है उनकी तरफ से खुद ही ये पहल किया गया है और उन्होंने 20 जनवरी का टाइम जो है दिया था ईडी को। तो क्या आज इनके बयान दर्ज हो पाएंगे?
बिल्कुल आपका सही सवाल कहना है। तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री पहली बार जब समन भेजा गया था तो मुख्यमंत्री सीएम जो हैं वो ईडी के कार्यालय पहुंच करके अपना बयान दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद लगातार ईडी ने उनको समन भेजा। ये 8वां समन है और 8वें समन में उन्होंने ईडी ने अपनी शक्तियों का अख्तियार करते हुए सीएम हेमंत सोरेन से यह पूछा था कि आपको बार बार समन भेजने के बाद भी आप अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो क्या PMAL 50A2 के तहत आइए से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे संवैधानिक पदों पे आपका कानून का उल्लंघन ठीक नहीं है। कि ऐसे में राज्य की व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होती है। इस जवाब के बाद, तमाम जवाबों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर से सचिवालय कर्मियों के माध्यम से ईडी को पत्र भेजा और कहा कि आप हम जो भी पूछताछ करनी है आप हमारे आवास आकर के ये जानकारी ले लें। और उन्होंने ही समय आज का 20 तारीख का जो दिन है तय किया था। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इंडिया वॉइस की तरफ से दिल्ली ITO स्थित राजेंद्र भवन में आज शाम 5 बजे राष्ट्र के राम कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इंडिया वॉइस परिवार को इस कॉन्क्लेव के लिए अपनी बधाई दी है। इंडिया वॉइस को मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि अपने तरह का एक अनोखा कार्यक्रम आप 20 तारीख को कर रहे हैं और आपने राष्ट्रभक्त और राम भक्त और उसमें रामर्थी पुरस्कार, मैं समझता हूं ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। देश में भी अगर आज देखें कि राष्ट्र को अगर सांस्कृतिक विरासत के बगैर राष्ट्र की विरासत कुछ नहीं कहला सकता, तो ये एक अपने आप में अनूठा प्रोग्राम, लेकिन मैं उसमें रह नहीं पाऊंगा। मैं उन रामर्थी पुरस्कार लेने वालों को भी शुभकामना देता हूं कि आप भाग्यवान हैं कि आपको रामर्थी पुरस्कार मिल रहा है। इंडिया वॉइस को हम धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो सेलेक्ट किया है, बच्चे कौन से रहें, रामर्थी लेने वाले कौन रहें, ये समाज के, राष्ट्र के एक ऐसी कड़ी के रूप में उन्होंने देखा है जो मैं समझता हूं कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्त और राम भक्त और दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। आज राष्ट्र राम के बगैर अधूरा है, राम पर्यायवाची राष्ट्र के हैं। इसलिए मैं कोटिशः फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं इंडिया वॉइस को और कुणाल जी को कि कुणाल जी आप बहुत अच्छे कार्यक्रम करा रहे हैं। मेरा पहले से पूर्ववत कार्यक्रम लगा हुआ है, नहीं तो मैं 20 तारीख को निश्चित आपके कार्यक्रम में रहता। फिर भी मैं अपनी भावना को आपके इस माध्यम से मैं व्यक्त करता हूं कि ये आने वाले दिन में समाज में एक नई चेतना, नई जागृति लाएगा। इंडिया वॉइस चैनल राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति को एक साथ जोड़ करके कार्यक्रम का आयोजन करने का काम कर रही है और ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति, निश्चित तरीके से पूरा देश राम भक्त है, इस समय राममय हो गया है और राष्ट्रभक्त भी जो लोग हैं वो राममय हैं और सभी लोग मिल करके देश को एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत बनाने में जो इंडिया वॉइस का ये कार्यक्रम है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। एक मील का पत्थर ये कार्यक्रम साबित होगा। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने का काम इंडिया वॉइस कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इंडिया वॉइस द्वारा आयोजित राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति को मिलाकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले इंडिया वॉइस के तमाम साथियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्र को और राम भक्तों को इसी तरीके से आगे लेकर चलने का काम इंडिया वॉइस करती रहेगी। जितने लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है, उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। इंडिया वॉइस को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अयोध्या में बने श्री राम मंदिर को लेकर राम भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह
भी क्यों ना हो, जो राम भक्त मंदिर के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका सपना पूरा हो रहा है। वहीं कई भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो है प्रण के साथ ही गुजार दिया। और ऐसा ही आज गुरु और शिष्य राम भक्त से रूबरू कराएंगे आपको हम, जो बिहार के गया से दौड़कर अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन के लिए निकले हैं। वहीं जब ये जौनपुर पहुंचे तो दोनों राम भक्तों से इंडिया वॉइस से ने खास बातचीत की। दोनों गुरु और शिष्य की राम भक्ति देख पूरा जौनपुर राममय नजर आया। राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, इसका अर्थ यह है कि यात्रा जो है सफल रहे और मंगल कामना का जो है बात की जाती है। हमारे साथ एक ऐसे राम भक्त हैं जो गया से दौड़कर जो है अयोध्या के लिए निकले हैं। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम, सभी राम भक्तों को जय श्री राम। 22 तारीख को प्रभु राम जी जो है भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो आप दौड़कर जो है गया जा रहे हैं, गया से जो है अयोध्या जा रहे हैं, तो कितना उत्साह है? ये तो सब बता नहीं सकते, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा कि कितना है। मतलब जितना लोग का खुशी है तो उससे ज़्यादा मेरा खुशी है, क्योंकि मैं दौड़ के जा रहा हूँ तो और भी एक्साइटेड हूँ कि जितना जल्दी वहाँ पर मैं रास्ता को कवर करके अपने आँख से दर्शन कर पाऊँ। टाइमिंग क्या है आपकी दौड़ क्या है? मैं 14 तारीख को मॉर्निंग में निकला था 6:42 में, और कल इवनिंग तक मुझे पहुँचना है 20 तारीख को शाम तक। 7 दिन में मुझे कवर करना है 500 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आनंद मोहन। आनंद भाई, आप साधन से भी जा सकते थे प्रभु दरबार के दर्शन के लिए, आखिर दौड़ने की वजह क्या थे? दौड़ने के वजह देखिए कि मैं एक रेसर हूँ, 100-200 मीटर करता हूँ बिहार टीम से। मैं 2014 में अपना स्पोर्ट्स का जर्नी स्टार्ट किया था और ये अभी 2024 चल रहा है, तो लगातार मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग में हूँ। तो मुझे लगा कि सब लोग, कुछ लोग तो बोलकर भी जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से भी जा रहे हैं, कुछ स्केटिंग करके। तो जो मुझे जो टैलेंट है मैं उसी से जा सकता हूँ उसमें, तो अच्छा। पहले कभी अयोध्या गए? पहली बार आपका? फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। प्रभु राम को अच्छा मौका मिला, ये मौका दोबारा मेरे लाइफ में नहीं मिलेगा। जब प्रभु राम को आप देखेंगे अपने भव्य मंदिर पे, तो क्या नज़ारा रहे, क्या दृश्य रहे, क्या सोच रहे हैं? क्या बोलूँ, कुछ मेरे पास वर्ड नहीं है। अभी जो देखने वाला हूँ वो शायद लोग के लिए वो ड्रीम रहेगा, मैं वो ड्रीम को बहुत जल्द अचीव करने वाला हूँ। आज आप जौनपुर में पहुंचे तो स्थानीय राम भक्तों को क्या सहयोग मिला आपका? मैं बता दे रहा हूँ, पहले यहाँ से सागन से बता दे रहा हूँ। यहाँ जो लास्ट अभी यहाँ सागन है, उससे पहले मैं जौनपुर में रुका था। रास्ता में इतना सपोर्ट मिला है सब राम भक्त से, और ख़ास करके कार्यकर्ता जो सभी लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी संस्था से, और यहाँ जौनपुर में भी थे। पूरा राममय है। हृदय साहब धन्यवाद। राम मंदिर बहुत हम लोग का अच्छा दिन है कि हम लोग अपने जीते जी राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं अपने आंखों से। न जाने कितने हमारे कार सेवकों बलिदान हुए हैं, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे बहुत ही शाहगंज निवास के जितने हमारे भाग्यशाली हैं कि अपने आंखों के सामने देख रहे राम मंदिर निर्माण होते हुए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो गुरु शिष्य हैं जो गया से चलकर जो है अयोध्या जा रहे हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, आप तस्वीरों में देखिए गया बिहार से अयोध्या राम मंदिर, जो कि 500 किलोमीटर जो है इनका दौड़ यात्रा है। और गुरु शिष्य की जो भक्ति देख जो है पूरा जौनपुर जो है राम भक्ति में डूबा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर से इंडिया वॉइस की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान अरुण राजभर ने 27 जनवरी को एक बड़ा सियासी धमाका होने की बात कही है, और क्या कुछ कहा अरुण राजभर ने, आइए आपको सुनाते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को भाजपा पुरस्कार कब देगी, ये सवाल कई महीनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहा था। हालांकि 2 दिन पहले दारा सिंह चौहान को भाजपा ने एमएलसी का टिकट देकर या फिर एमएलसी बनाकर उनको दारा सिंह चौहान को तो पुरस्कार दे दिया, लेकिन अब ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर को पुरस्कार कब मिलेगा। इसका जवाब हम जानते हैं सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी से। अरुण जी, दारा सिंह चौहान को तो पुरस्कार मिल गया, लेकिन आपको कब? देखिए, पुरस्कार तो पिछड़ों को मिल रहा है और लगातार पिछड़ों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं। और जो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, दारा चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है और लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अगर उनको एमएलसी बनाया है तो मैं तो पहले उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि किसका नंबर कब आएगा, किसका नंबर बाद में आए। यहाँ नंबर का सवाल नहीं है, यहाँ न्याय और सम्मान और सुरक्षा का सवाल है कि अगर दारा चौहान जी हमारे साथ हैं, सपा में थे,
तो एक पिछड़ों का जनाधार खड़ा करके उधर गए थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर उधर गए। हम लोग एनडीए के साथ आए हैं, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि पिछड़ों की लामबंदी इतनी मजबूत हो रही है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की धुआं निकल जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल है कि आखिर आप लोग बार बार कहते रहते हैं कि तारीख भी तय है, पद भी तय है, विभाग भी तय है, तो आखिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं लोगों को? देखिए, ये बात जो लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है और शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के हैं उनका होता है कि वो किस समय और किस परिस्थिति में किस दिन तय करते हैं, वो उनका विषय है। और हमें लगता है कि वो तारीख शीर्ष नेतृत्व जिस दिन तय कर देगा उस दिन आपका भी मनोकामना पूरा हो जाएगा और आपके दर्शकों का भी मनोकामना पूरा हो जाएगा और खासतौर से विपक्ष के उन नेताओं का पूरा हो जाएगा जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बड़ा हल्का समझते हैं। उनको भी समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा तो बीजेपी के साथ खड़ा ही हो रहा है और पश्चिम में जहां विपक्ष का गढ़ माना जाता है वो भी हिस्सा अब। आपको क्या लगता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद में शपथ का दिन आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, वो उसका भी दिन नजदीक आ रहा है। जैसे लोग कहते थे, भगवान राम का नारा लगाते थे, राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये लोग रटाते थे कि तारीख, आप तारीख पूछ रहे हैं, वो 22 तारीख उसका भी निर्धारित हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, भगवान राम पधारेंगे भी। और उसी तरीके से वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगातार सरकार, हमारी एनडीए की सरकार और हमारे शीर्ष नेतृत्व आपको, यानी आपका कहना है कि राम जी की तरह आपका ही वनवास बहुत जल्द खत्म कटने वाला है, वो भी कटने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब सही दिशा पकड़ चुकी है। अब जितने रामद्रोही हैं, नास्तिक लोग हैं, अब उन सब को किनारे लगा रही है। जो लोग राम के आदर्शों को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो राम के आदर्श पर चलना चाहते हैं, वो सब लामबंद होकर के मोदी जी के साथ जा रहे हैं। आपकी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद राजभर जी, उनका कहना था कि 27 को बड़ा धमाका होने वाला है, तो कैसा धमाका होने वाला ये आप हमें बताइए। देखिए, धमाका का मतलब ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 तारीख को महत्वपूर्ण मानती है। हमारे पार्टी के लिए शुभ दिन जो होता है वो 7 तारीख होता है, 17 तारीख होता है और 27 तारीख होता है, क्योंकि पार्टी का निर्माण ही 27 तारीख को हुआ है। तो पार्टी का जब निर्माण ही 27, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, और देश के लिए जो वंचित वर्ग है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि उसी दिन पार्टी का निर्माण हुआ है और पूरे देश में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहचान हो गई। तो कहीं न कहीं वो उस दृष्टिकोण में कहा है कि हमारे लिए 27 महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे सरकार में शामिल होने का तारीख वो नहीं तय है, वो तारीख। लेकिन कोई तो बड़ा धमाका इसी से जुड़ा होगा, तभी तो 27 तारीख की बात हो रही है। आपका तो कोई कार्यक्रम तय नहीं है? नहीं, बिल्कुल पार्टी का तैयार कार्यक्रम बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक 27 तारीख। आप देखिए, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और हाथरस, इन जनपदों में किसी भी जिले में बड़ा कार्यक्रम होगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है 27 तारीख को देश के सबसे बड़े ताकतवर नेता आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम मिल जाए। बिहार में एक बड़ी जनसभा रैली हम करें, ऐतिहासिक रैली करें। हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कार्यक्रम मिल जाए, तो कुछ ना कुछ बड़ा तो होना है, लेकिन वो किस दिशा में होगा ये अभी तय नहीं। प्राण प्रतिष्ठा में आप जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सम्मान के साथ निमंत्रण मिला है हमारे ने। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।